रिसर्चर के द्वारा, ठीक है, कि बच्चा जाता ही नहीं है क्लास करने के लिए, उसको पता ही नहीं है कुछ भी कि लाइब्रेरी भी है उसमें, है कि नहीं। तो बेचारे का सैम्पलिंग गलत हो गया है, फिर वो अपने आप को मेल बना के घूम रहा है, कह रहा है, और वो मेंटल हेल्थ के इश्यूज में पड़ गया है। आपके लिए कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा वो केस को हैंडल करना, अगर आप बाइनरी जेंडर के वे में चले गए, वैसे समझते हैं कि आपको समझ में नहीं आए कि ये चल क्या रहा है इसके साथ। इसका जो बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल सेटअप है वो तो फीमेल का है, जो हार्मोन्स और ये वाली चीजें हैं वो तो फीमेल का है, साइकोलॉजिकल सेटअप इसका मेल का है। अब ये जो है, पता नहीं क्या कहा जाता है, मतलब कुछ लड़कियां ऐसी होती है ना कि लड़कों के जैसे कपड़े पहनती, वैसे छोटे बाल, सब कुछ वैसा ही रहेगा। तो अब जो इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी उसको कह रही है, उसका जो असर है वो कह रही है कि बाबू तुम फीमेल हो, तो इवोल्यूशन और बायोलॉजी वाइज तो हम तुमको वैसे ही रिएक्ट करेंगे, लेकिन उसका साइकोलॉजिकल सेटअप ये कह रहा है कि हम मेल हैं। तो अब इस तरह के जब केसेस आपके पास आएंगे, मतलब जब तक सब कुछ सही है वहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन या ऐसे वैसे चीजें आई, तब जाकर के आपको थोड़ा दिक्कत होना चालू हो जाएगा वहां पे, वैसे केसेस में। तो वहां पे जाकर के जेंडर को समझना जो है ना, कुछ टाइम बाद साइकोलॉजी के हम लोग को इस चीज में ना एक नया चैप्टर ऐड होने वाला है, बहुत बड़ा और बहुत कठिन सा, जेंडर। अभी तक तो किताबों में नहीं ऐड हुआ है, लेकिन करना पड़ जाएगा, क्योंकि अभी आंदोलन ही चल रहा है जेंडर को सतरंगा बनाने का। तो जब ये थम जाएगा और सतरंगा बन जाएगा कभी, और जब ऐसी चीजें होने लगेगी, तब लोगों को बताने और समझाने के लिए किताब में डालना पड़ेगा कि भाई सतरंगा जेंडर का क्या कंसेप्ट है, कैसे मतलब उसका साइकोलॉजी और ये वो चीजें होती है। तब हम लोग की किताब में आएगा, तो तब आएगा तो तब सोचेंगे। फिलहाल पुरानी किताब के माध्यम से देखते हैं कि जेंडर को इन लोगों ने डाइकोटोमस कंसेप्ट रखा है। लेकिन अगर किसी बड़े एग्जाम में आपको जेंडर आता है डाइकोटोमस कंसेप्ट के रूप में, तो एक दो बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, कि कहीं क्वेश्चन इसी पचड़े में तो नहीं फंसा रहा है आपको, क्योंकि नेट के इसमें ना रिसेंट ट्रेंड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप किताब में पढ़ेंगे क्लासिक कि जेंडर दो ही होता है, मेल या फीमेल, और नेट में जो है एक टॉपिक जो है लास्ट का, इमर्जिंग एरियाज जो है, इमर्जिंग एरियाज एंड डेवलपमेंट इन साइकोलॉजी, उसके थ्रू जो है जेंडर का कंसेप्ट बन जाता है, वही रेनबो वाला। तो कैसे पता चलेगा कि सतरंगा जेंडर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर बाइनरी जेंडर वाला पूछ रहा है? क्वेश्चन को गौर से पढ़ के, उसके नेचर को समझ करके, अगर थोड़ा भी डाउट लगा कि जो है ना इंद्रधनुष की तरफ इशारा कर रहा है, तो उस हिसाब से फिर आंसर मारना। तो ये एक फंसने वाला ये चीज है, जो कि अब डाइकोटोमस नहीं रहा, कभी डाइकोटोमस हुआ करता था। तो आप लोग भी इंटरव्यू वगैरह में अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन पूछे थे, तो जेंडर का एग्जांपल माइंड में आ रहा है तो आप बोल दीजिएगा इस चीज को, तो कि डाइकोटोमस में जैसे जेंडर में आप मेल है या फीमेल है, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ जेंडर डाइकोटोमस से हट रहा है और धीरे धीरे जो है ना अलग जोन में आ रहा है। तो डाइकोटोमस मतलब वही जिसका सिर्फ दो वैल्यू हो सकता है। लिख लीजिए डाइकोटोमस का पॉइंट लिख करके, जिस प्रश्न का सिर्फ जिस प्रश्न के सिर्फ दो उत्तर हो सकते हैं, उन्हें डाइकोटोमस क्वेश्चन कहते हैं। लिख लिए? जी जिन सर। प्रश्नों के केवल दो उत्तर हो सकते हैं उन्हें डाइकोटोमस कहते हैं। अब लेवल ऑफ मेजरमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो सर लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? स्टैट्स के पहले क्लास में हम लोग को क्या पढ़ा जाता है कि चार तरह के स्केल होते हैं, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। उसका दूसरा रेस पॉइंट होगा सर ये वाला, लेवल ऑफ। हाँ, दूसरा पॉइंट है लेवल ऑफ मेजरमेंट। तीन प्रकार है ना स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन के, जिसमें पहला है डाइकोटोमस, जी सर। दूसरा है लेवल ऑफ मेजरमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो पहले लिख लीजिए इसको, लेवल ऑफ मेजरमेंट बेस्ड, तब तक हम चर्चा करते हैं इसको। जब स्टैट्स का हम लोग फर्स्ट क्लास कर रहे होते हैं, तो पहली क्लास में यही बताया जाता है कि डेटा को जो हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो कैसे मेजर करते हैं। तो लेवल ऑफ मेजरमेंट में क्या होता है कि जिस तरह का डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो चार ये बताया जाता था, नॉमिनल
क्लासिफिकेशन है, ऑर्डिनल है, ठीक है, ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट, इंटरवल और रेशियो स्केल, 4 स्केल बताया था ना। ये सुने कि नहीं, आप लोग पढ़े कि नहीं? जी सर। तो नॉमिनल स्केल में क्या होता है, नॉमिनल स्केल एन से नॉमिनल, एन से नेम, उसका वैल्यू केवल नाम का होता है, उसमें बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है। जैसे टीम के 11 खिलाड़ियों, क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी, तो 11 खिलाड़ियों की जो बात है, तो 11 खिलाड़ियों में क्या है, सबका नाम है। तो उसका जो आप टेबल बनाए हैं, तो उसमें कोई ये नहीं है कि एक खिलाड़ी बड़ा है कि दूसरा खिलाड़ी छोटा है, सिर्फ नाम का वैल्यू है, किसी का ऑर्डर का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हो गया कि नॉमिनल स्केल हो गया, जहाँ पे ऑर्डर यानी जहाँ पे क्रम इस जो है ना, ऑर्डर का मतलब होता है क्रम, तो जहाँ पे क्रम इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। जैसे डिपार्टमेंट में, पीजी डिपार्टमेंट में एक लिस्ट बना, बोला गया कि आप एक लिस्ट बनाओ, जो बच्चे हैं उनका जो मार्क्स है, मार्क्स के क्रम में बनाओ कि बढ़ते से घटते क्रम में, जो टॉपर है उसका नंबर 1 होना चाहिए, सेकंड टॉपर का नंबर 2 होना चाहिए, थर्ड टॉपर का नंबर 3 होना चाहिए, इस तरीके से। और अगर दो टॉपर्स के मतलब जो है, दो लोगों के स्कोर सेम हो गए, तो फाइनल ईयर में जिसका ज्यादा मार्क्स है उसको आप ऊपर रखेंगे, और फाइनल ईयर में जिसका मार्क कम होगा उसको आप नीचे रखेंगे। तो इस तरीके से करके अपने आप आपने क्या किया कि ऑर्डर स्केल बनाया। पहले जैसे टीआर आता है, तो टीआर क्या होता है, नॉमिनल स्केल होता है, सबका एक साइड से नाम होता है। लेकिन फिर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होता है कि ऑर्डिनल स्केल भी आपको दिख जाएगा उसी में। ऑर्डिनल स्केल में क्या दिखेगा कि उसमें रोल नंबर के सीरीज में होता है, ठीक है, एक क्रम में होता है, रोल नंबर के क्रम में, पहले इसका रोल नंबर फिर उसका रोल नंबर। तो वहां पे क्या है, ऑर्डर है, एक क्रम है, एक एक के बाद दूसरे का क्या है, वैल्यू बढ़ रहा है। तो अगर नॉमिनल डेटा को आप उसमें देखेंगे, उसमें नॉमिनल स्केल भी है और ऑर्डिनल स्केल भी है। तो नॉमिनल डेटा में केवल आपको नाम दिख रहा है, तो नाम से कोई मतलब नहीं ऊपर नीचे का, लेकिन रोल नंबर में क्या है कि एक का वैल्यू कम है, एक का वैल्यू ज्यादा है। तो जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, तो क्या रोल नंबर मैटर कर रहा है इसमें, कि किसका रोल नंबर ज्यादा है किसका रोल नंबर कम है? नहीं। नहीं ना, नहीं मैटर कर रहा है। तो रोल नंबर का डेटा क्या हुआ, नॉमिनल हुआ या ऑर्डिनल हुआ? क्रम तो बढ़ रहा है ऑर्डिनल। लेकिन मैटर नहीं कर रहा है। यही है फंसाने वाला क्वेश्चन। जहाँ पे ऑर्डिनल हुआ। हाँ, जहाँ पे क्रम है लेकिन क्रम का होना कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है, जिससे सीनियरिटी जूनियरिटी कुछ डिसाइड नहीं होती है, वहां पे वो नॉमिनल कहलाएगा। तो रोल नंबर भी नॉमिनल हुआ। भले ही देख करके ये लगता है कि ऑर्डर में है, एक के बाद दूसरा रोल नंबर बढ़ रहा है, दूसरे के बाद तीसरा बढ़ रहा है, तो ये ऑर्डिनल डेटा हुआ, क्रम है तो, लेकिन ऑर्डिनल नहीं हुआ, क्योंकि क्रम सिर्फ नाम देने का एक तरीका है। जैसे एक लाइन में 10 लोग खड़े हैं, तो भैया पहला नंबर तुम, दूसरा नंबर अगले तुम्हारे बाद वाला, तीसरा नंबर उसके बाद वाला, चौथा नंबर उसके बाद वाला। तो ये 1 2 3 4 जो नंबर दिया गया सबको, भले ही 1 जो है 2 से छोटा है, 3 जो है बड़ा है 2 से, इस तरीके से एक एक करके बढ़ते जा रहा है। पर इस बढ़ने घटने का कोई मतलब है क्या? कोई क्वालिटी को दिखा रहा है? वो नहीं दिखा रहा है। किसी प्रॉपर्टी को दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। वो सिर्फ नाम लेने का तरीका है कि पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा आदमी, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा आपके नॉमिनल स्केल में, भले ही ऑर्डर जैसा दिखता है। तो जहाँ पे क्रम महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो होता है ऑर्डिनल स्केल। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जहां पर क्रम महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण को अंडरलाइन कर दीजिएगा। जहाँ पे क्रम है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है, तो वो ऑर्डिनल स्केल नहीं कहलाएगा। तो आप सिर्फ इतना लिखो, जहाँ क्रम महत्वपूर्ण है वो ऑर्डिनल स्केल है। अब उसके बाद जो है इंटरवल स्केल होता है, ठीक है, जहाँ पे क्रम महत्वपूर्ण हो गया। तो ये तो पता चल गया कि जैसे मान लीजिए हाइट के क्रम में आप बच्चों को सजा दिए, ठीक है, हाइट के क्रम में बच्चों को सजा दिए कि छोटा क्लास में जो कम हाइट के बच्चे हैं उनसे लेकर के जो टॉल हाइट के बच्चे हैं, तो उनको क्रम में सजा दिए। इससे क्या हुआ कि पहला जो बच्चा था वो मेरा निकला 4 फीट समथिंग का, ठीक है, 4 फीट 2 इंच का निकला। दूसरा बच्चा निकला 5 फीट 1 इंच का। ध्यान से सुनिएगा, जो हम हाइट बता रहे हैं, 4 फीट 1 इंच पहला बच्चा,
दूसरा बच्चा 5 फीट 2 इंच, तीसरा बच्चा 5 फीट 3 इंच, चौथा बच्चा 5 फीट 4 इंच। अब इस डेटा में देखो, पहले बच्चे और दूसरे के बच्चे के बीच में जो अंतर है, जो इंटरवल है, वो कितना ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। और तीसरे और चौथे के बीच में जो इंटरवल है बहुत कम है, 1-1 इंच का है। फिर अगला बच्चा अगर 6 फीट का हमको मिल जाता है, तो फिर उसमें भी बहुत ज्यादा अंतर है। तो भले ही हम क्रम में सजा तो देते हैं, लेकिन क्या इससे इस बात का पता चलता है कि दोनों में अंतर कितना है, समान अंतर है कि नहीं? अंतराल जो है, दोनों के दो डेटा जो है पॉइंट होते हैं, उसके बीच में समान अंतराल है कि नहीं? नहीं है समान अंतराल, ये चीज। तो ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है कि केवल ऑर्डर, केवल क्रम होता है। समान अंतराल है कि नहीं ये पता नहीं चलता है। ये नहीं कह सकते हैं कि जितना बड़ा जो है ना, दूसरा बच्चा तीसरे से, मतलब दूसरे और तीसरे बच्चे में जितना अंतर, उतना ही पहले और दूसरे में अंतर है। तो यहीं पे आ जाता है रेशियो स्केल, अनुपात, कि पिछले का अनुपात और इसके अनुपात में जब रेशियो हम लोग स्थिर कर देते हैं तब मालूम चलता है। जैसे नंबर लाइन जो है, या फिर आपने एक इंटरवल स्केल बना दिया। इंटरवल में क्या होता है, आपने बना दिया कि 4 फीट 1 इंच से लेकर के 5 फीट 2 इंच का बच्चा इसमें रहेगा। फिर 5 फीट 2 इंच से लेकर के जो है इस तरीके से 5 फीट 2 इंच से 6 फीट 3 इंच का बच्चा इसमें रहेगा। तो आपने दो दो क्लास इंटरवल क्रिएट कर दिया और उसके हिसाब से डेटा बना दिया प्रॉपर ढंग से सेग्रीगेट करने के लिए। तो वो इंटरवल स्केल हो गया। रेशियो स्केल में क्या होता है, पिछले और इसका अनुपात जो है समान होना चाहिए। तो नंबर लाइन पे जो हम लोग का नंबर है, इंटीजर्स 1 2 3 4, सबका अनुपात जैसे आप देखेंगे, सब क्या है, सब पिछले वाले से एक वैल्यू बढ़ा है। ठीक है, सिर्फ उसमें एक ऐड करने से तो सबका अनुपात क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे आप कह सकते हैं कि कोई भी दो नंबर बीच से उठा लो, दोनों के बीच का गैप हमेशा सेम ही होगा। जैसे नंबर लाइन में कहते हैं, दो से आप 2 और 3 के बीच में जितना अंतर है, उतना ही अंतर 592 और 591 के बीच में। तो 4 तरह के स्केल हो गए। ठीक है, तो 4 स्केल समझ लिया, इन्हीं 4 स्केल्स को लेवल ऑफ मेजरमेंट कहा जाता है। ठीक है, 4 टाइप के स्केल को, कि मेजर जो हम कर रहे हैं वो किस लेवल से। अब सर इसमें लेवल क्या हो गया, तो 4 टाइप है, तो इसको लेवल ऑफ मेजरमेंट क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि आप किस लेवल पे मेजर कर रहे हैं। क्या आप ऊपर के सरफेस से केवल नाम देख रहे हैं ऊपर के लेवल से, या फिर आप और नीचे गहराई में जाके ऑर्डर देख रहे हैं, या और गहराई में जाके उसको इंटरवल बना रहे हैं, या उससे भी ज्यादा डिटेल में जा करके जो है ना, आप रेशियो स्केल में जा रहे हैं। तो आपके मेजरमेंट की गहराई कितनी है, लेवल कितना है, जैसे कहते हैं ना कि पानी का लेवल कितना है ऊपर है कि नीचे, तो आप जो मेजरमेंट का मतलब, जैसे कहते हैं कि समझिए कि आपका मेजरमेंट एक पेन हो या एक छड़ी हो, और आप पानी में से करके डाल रहे हैं छड़ी को, पानी की गहराई नापने के लिए कि कितना है पानी। तो वो चीज करने के लिए आप उसमें डाल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, लेवल ऑफ मेजरमेंट जो है करने के लिए आप लेवल ले रहे हैं पानी का। तो वैसे ही है कि आपको जो जानकारी चाहिए, जो डेटा चाहिए, उसको आप कितने अंदर तक जा करके देख रहे हैं, इसीलिए इसको लेवल ऑफ मेजरमेंट कहा जाता है। ठीक है, कि मापन का स्तर। तो मापन के स्तर पर आधारित प्रश्न हो गया दूसरा ये चीज, कि कितना डीप में जाएंगे। अगर मान लीजिए कि आप नॉमिनल डेटा पे जाते हैं, ठीक है, तो नॉमिनल डेटा पे गए तो जैसे जनरल, ओबीसी, एसटी, ये जो है पूछा गया, ये क्या पूछा गया, नॉमिनल डेटा पूछा गया, कि जो है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, या फिर इसको हाँ, अब ये देखिए, 4 बिजनेस टाइकून्स का नाम दिया हुआ है। ठीक है, 4 कॉरपोरेट का नाम दिया हुआ है। ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि मतलब सामान तो खरीदते बेचते ही है, नहीं सरकारें भी बनवाते हैं गिरवाते हैं। ठीक है, तो सरकार भी खरीदते हैं, ये लोग नेता खरीदते हैं, सरकार खरीदते हैं, देश खरीदते हैं, सरकारी ऑफिस खरीदते हैं, कंपनी खरीदते हैं, तो बेचते हैं। तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो इन 4 बनिया लोगों जो है, ये 4 लोगों में, 4 व्यापारियों में देखना है कि 1 to 4 का आपको रैंकिंग करना है कि कौन जो है इसमें बड़ा है और कौन इसमें छोटा है। ठीक है, कौन ज्यादा अमीर है। तो 1 नंबर किसको दीजिएगा? जो सबसे ज्यादा अमीर होगा। हाँ, कौन है आपके नजर में 4 ऑप्शन में? कोई भी आंसर दे सकता है, कोई भी स्टूडेंट।
निधि आप बताइए। फिजा। मुकेश चारों को अंबानी फिर मैं ठीक। सर चारों को फिर से एक बार रिपीट कर दिया। 4 लोगों में नाम है, एक का सुब्रत राय है, एक मुकेश अंबानी, एक बिल गेट्स है और एक विजय माल्या है। आपको लगता है क्या कैसा पीडीएफ नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे ना? मतलब दिख रहा है सर, वो बार बार हट जाता है। हाँ, तो ये यही तीन 4 है। नंबर पे ये 3 नंबर पे है ना सर, सब एक नंबर उसी को रखेंगे। बिल गेट्स को 1 नंबर पे रखे, ठीक है। 2 नंबर किसको दीजिएगा? मुकेश अंबानी को, 3 नंबर? जो सबसे लास्ट में है। विजय माल्या। और 4 नंबर सुब्रत राय। जी। वाह, जनरल नॉलेज पे नजर है आपका तब, इसका मतलब। नहीं ये सर, वो हम छोटा वाला भाई है ना, तो बहुत दिमाग लगाता है, सब यही सब बोलता रहता है। अ, वही तो हमको लगा कि एकदम एग्जैक्ट सीक्वेंस बना है। एक्चुअल सीक्वेंस सही है। पहले नंबर पे बिल गेट्स ही है सबसे रिच, सेकंड पे मुकेश अंबानी आएगा, थर्ड में विजय माल्या आएगा, फोर्थ में सुब्रत राय है, सहारा कंपनी का मालिक जिसपे केस चल रहा है, तो इसीलिए वो फोर्थ में आएगा इस लिस्ट में। नहीं तो सुब्रत राय 3 नंबर पे आते। तो ये क्या है कि ये इसमें ऑर्डर दिया गया, ठीक है, मतलब क्रम बताया गया कि कौन पहले नंबर पे आता है, कौन दूसरे नंबर पे आता है। तो ये क्या हुआ, लेवल ऑफ मेजरमेंट बेस्ड क्वेश्चन हुआ, जिसमें हम लोग ऑर्डिनल लेवल का जो है यूज किए, कि ऑर्डिनल लेवल का यूज करके हम लोग मेजरमेंट का यूज करके हम लोग रेस्पॉन्स ले रहे होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन देखिए, द यूनिवर्सिटी हैज अ वेल इक्विप्ड एंड फुली फर्निश्ड लाइब्रेरी। नेट का जब एग्जाम खत्म होता है तो बाद में देखते होंगे, उसके बाद एक आता है ना कि आपको एग्जाम सेंटर कैसा लगा, पहुंचने में आसानी थी कि नहीं, बेंच डेस्क कैसा था, कंप्यूटर की क्वालिटी कैसी थी, आप परीक्षा से कितने संतुष्ट थे, सामने जो प्रश्न आया उससे कितना संतुष्ट थे, ऐसे करके एक लास्ट में सर्वे आता है जब एग्जाम फिनिश हो जाता है तो, उठने से पहले। तो जो कि बोलते हैं वो लोग कि नेक्स्ट कीजिए या उसको क्लिक करके ओके कि आप लोग बनाते हैं कि नहीं सर्वे। वो 5 पॉइंट स्केल पे रेस्पॉन्स रहता है, इसी टाइप का रहता है, 1 2 3 4 5, वो एमआर टाइप दिया रहता है, उसमें कोई एक ऑप्शन चुनना होता है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके यूनिवर्सिटी में वेल इक्विप्ड और फुली फर्निश्ड लाइब्रेरी है। फर्निश्ड लाइब्रेरी का मतलब क्या है कि लाइब्रेरी में फर्नीचर भी होना चाहिए, ठीक है, कि हम जाएं तो वहां जाके पढ़ सके। मारवाड़ी कॉलेज का लाइब्रेरी जैसा नहीं होगी खाली अलमारी हो, ठीक है, वहां जाते हैं, लाइन में लगते हैं, किताब लेते हैं और लेकर के फिर, अरे भाई किताब लेंगे तो पढ़ेंगे कहाँ जा करके, उसका भी तो जगह होना चाहिए, तब तो लाइब्रेरी का कोई मतलब है। यहाँ तो पढ़ने का ही जगह नहीं है आदमी के पास, कहाँ जाके बेचारा पढ़े किताब। तो यही पूछ रहा है कि वेल इक्विप्ड, क्या सब कुछ है उसमें, कैंट का फिल्टर विल्टर है, जब बैठेंगे 3 4 घंटा लाइब्रेरी में तो पानी का पीने का जगह होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, टेबल होना चाहिए, चेयर होना चाहिए, सारा कुछ है व्यवस्था। तो आप क्या कह सकते हैं, 1 2 3 4 5 में से अपने डिपार्टमेंट के लाइब्रेरी को इसमें क्या देंगे आप लोग रिस्पॉन्स? 2। तो अच्छा ठीक है, आपको लगता है कि काफी जो है मतलब है बहुत चीज है, ठीक है। 2 है एग्री, 5 नंबर है स्ट्रांगली डिसएग्री, बिल्कुल नहीं है। कोई ऐसा है जो 5 देगा? काम चलाऊ है सर, कि काम चल सकता है। अच्छा, तो आप तो एग्री कर रहे हैं कि नहीं जो है बढ़िया है, तो 2 नंबर आप दिए तो आपका रिस्पॉन्स वो कह रहा है। चलिए मान लीजिए कि कोई कहता है कि हम स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं, नहीं लाइब्रेरी बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो फिर जो है उसका वो रिस्पॉन्स हो गया। हालांकि मेरा रिस्पॉन्स जो होगा, मेरा भी 2 ही है, 2 आएगा। हम बहुत संतुष्ट है डिपार्टमेंट के लाइब्रेरी से, क्योंकि रूम भी है, चेयर भी है, टेबल भी है, सब कुछ है, अंदर में पंखा भी है, लाइट भी है। अब क्या होता है कि बच्चे सब सर हम लोग किताब चुरा, कहाँ देखे हैं तब ये सब। आप लोग खुलवाए ना लाइब्रेरी कभी? ओ, खुलवाए हैं, उसके अंदर तो सिर्फ गोदरेज ही भरा हुआ है, टेबल वेबल तो दिखबे नहीं किया है। अ, हम तो जब खुलवाए तो हमको टेबल भी मिला, चेयर भी मिला, चेयर मंगवा दिया गया कि बैठो पढ़ो यहाँ पे। तो ओ, टेबल तो था ही, चेयर मंगवा दिया गया, बस वही हुआ कि खुलवाने वाले हम ही थे,
तो चूहा हुआ मरा हुआ मिला अंदर में, तो वो भी हम तैयार थे फेंकने के लिए, लेकिन वो भी सर लोग जैसा अप्रूव करवा दिए बढ़िया से। बस वही था कि खिड़की नहीं खुलता, खिड़की जाम हो गया था, तो खैर उससे क्या मतलब था। तो खोलने के लिए तो तैयार हो गए थे सब लोग, लेकिन वहां कहाँ जाके पढ़ेगा आदमी, मतलब क्लास ही करते रहिए सुबह से शाम तक, फिर दोस्त लोग होता है तो उतना पढ़ाई हो नहीं पाता है। धीरे धीरे दोस्ती हो जाता है सबसे, फिर पढ़ाई चला जाता है बैक सीट में। फर्स्ट सेमेस्टर में हम रहते थे तो आराम से पढ़ते थे, फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे नहीं हुआ था दोस्ती, तो अकेले बैठ के पढ़ते रहते थे। एसएम कॉलेज में तो जिम भी खोला है, हमको वही लगता है यूनिवर्सिटी में जिम खोल देता। लड़की लोग कितना जिम करेगी वहां जाके, तो लड़का सबके लिए जरूरी है जिम। तो बहुत ज्यादा तो इंटरेस्ट नहीं रहता है लड़कियों को जिम में। तो वहां जब एसएम कॉलेज हम गए ना, तो हम देखे भाई साहब इतना बढ़िया जिम डेवलप किया है वो लोग। हम लोग को तो काम मिले तो बस यही है, तीन ही चीज अच्छा लगता है जीवन में, एक पढ़ना पढ़ाना, पैसा कमाना, और तीसरा जिम करना। इसके अलावा बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं चाहिए, और खुश एकदम हैप्पीनेस। यूनिवर्सिटी हैज अ वेल इक्विप्ड फुली फर्निश्ड लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये क्या था, ये कौन सा स्केल था, ये इंटरवल स्केल था, ठीक है। ये चॉइसेस को आप रेट कर रहे हैं, इसका डिग्री, सबके बीच में गैप क्या है, बराबर है। एक और दो के बीच में उतना ही गैप है जितना दो और तीन के बीच में है। तो इसको 5 पॉइंट रेट, इसको रेटिंग स्केल कहते हैं। या फिर रेटिंग में कितना पॉइंट है, एक दो तीन चार पांच, तो आप इसको 5 पॉइंट स्केल भी कह सकते हैं। अब इसी 5 पॉइंट स्केल को किसी व्यक्ति ने सबसे पहले इमेजिन किया होगा, उसका नाम था लाइकर्ट, ठीक है। तो इसको लाइकर्ट स्केल भी कहा जाता है, लाइकर्ट रेस्पॉन्स स्केल या फिर लाइकर्ट स्केल। देखिए ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, लाइकर्ट रेस्पॉन्स स्केल। तो आप लोग लिख लीजिए, 5 पॉइंट स्केल को, 5 पॉइंट रेटिंग स्केल को लाइकर्ट स्केल भी कहा जाता है। 5 पॉइंट रेटिंग स्केल को लाइकर्ट स्केल भी कहा जाता है। अब लेकिन जो है ना, आप लाइकर्ट स्केल मत बोलिएगा, काहे कि हम आज तक जितना भी प्रोफेसर और टीचर के सामने लाइकर्ट स्केल बोले हैं तो कंफ्यूज हो गए, तो हमको समझ में आया है कि ज्यादा बेहतर है 5 पॉइंट स्केल बोलना, ठीक है, जो कि सरलता से समझ में आ जाए सबको। लाइकर्ट हमेशा याद नहीं रहता है क्या है, 5 पॉइंट स्केल आप बोलिएगा आदमी समझ जाएगा। तो हम लोग कोशिश करें कि 5 पॉइंट स्केल, है ना, 5 पॉइंट रेस्पॉन्स स्केल बोलना ज्यादा प्रेफर करते हैं लाइकर्ट स्केल बोलने के मुकाबले। हाँ, लेकिन स्टैंडर्ड लैंग्वेज वही है, लाइकर्ट स्केल। नेट के क्वेश्चन में भी 2 बार इससे क्वेश्चन हम देखे हैं, वहां भी लाइकर्ट स्केल वर्ड का ही यूज किया गया था। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद होता है फिल्टर और कॉन्टीजेंसी क्वेश्चन, तीसरा जो क्वेश्चन होता है स्ट्रक्चर टाइप का। तो स्ट्रक्चर टाइप के क्वेश्चन में तीसरा है, ये देखिए तीसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है, फिल्टर और कंटिजेंसी क्वेश्चन। हाँ, इसमें लिख लीजिए, जब एक प्रश्न के भीतर, जब एक मुख्य प्रश्न के भीतर छोटे छोटे कई प्रश्न हो, तब इस तरह के क्वेश्चन डिजाइन को, जब एक मुख्य प्रश्न के भीतर छोटे छोटे कई प्रश्न हो, तब इस तरह के क्वेश्चन डिजाइन को फिल्टर या कंटिजेंसी क्वेश्चन कहते हैं। अब देखिए, जैसे आप लोग फॉर्म भरते होंगे, तो फॉर्म में पूछा जाता है कि क्या आप डीक्यू से बिलोंग करते हैं, डीक्यू दिव्यांग कोटा जो होता है, डिसेबल्ड कोटा जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। तो क्या आप दिव्यांग कोटा से बिलोंग करते हैं, क्वेश्चन रहेगा टिक करने के लिए। जैसे टिक करेंगे, हाँ अगर करेंगे, तो फिर नीचे जो है वो खुल जाएगा कि कौन सी दिव्यांगता है, दृष्टि बाधित है, ठीक है, या फिर
लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी मतलब आप चल नहीं पाते हैं पैर की, रीढ़ की, या फिर ब्रेन एबनॉर्मलिटी है, मानसिक मेंटल हेल्थ से जुड़ा जो है कुछ दिव्यांगता है, या ऑटिस्टिक है। तो जितनी भी तरह की दिव्यांगता होती है सबका कैटेगरी होता है और सबके लिए अलग अलग परसेंटेज मिलता है शायद छूट। तो आपको ये बोला गया कि अगर आप जो है दिव्यांग हो, तो पहला क्वेश्चन क्या था कि क्या आप दिव्यांग हैं, हाँ या नहीं। अगर आप नहीं वो कर दिए तो उसके नीचे वो प्रश्न आएगा ही नहीं कि किस श्रेणी के दिव्यांग हैं। अगर आप हाँ कर दिए तो फिर क्या हुआ, उस मुख्य प्रश्न के अंदर सब्सिडरी कई सारे प्रश्न आ गए। तो इसी को कहते हैं फिल्टर या कंटिजेंसी क्वेश्चन। ठीक है, एक प्रश्न के भीतर कई छोटे छोटे प्रश्नों का समावेश। जैसे पूछा पूछा जाएगा कि क्या आप रिजर्व रिजर्व क्या आप किसी रिजर्व कोटा से बिलोंग करते हैं, आपने बोल दिया हाँ। फिर आगे क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन ओबीसी एससी एसटी, आपने ओबीसी मार दिया, ओबीसी पे टिक कर दिया। अब जैसे ओबीसी पे टिक किया वहां पे आ गया सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू। ठीक है, तो ये चीज आ गया, तो अब आपको वो भरना होगा। तो ये सब जो है कंटिजेंसी और फिल्टर क्वेश्चन के अंदर आते हैं। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इस किताब में, वो क्या दिया हुआ है कि हैव यू एवर रेगुलरली अटेंडेड द लाइब्रेरी ऑफ योर यूनिवर्सिटी, क्या आपने अपने यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को रेगुलरली अटेंड किया है, यस या नो। तो अगर आपका जवाब नो होगा तो आप अगले स्टेप पे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये बोल रहा है कि इफ यस देन हाउ मेनी टाइम्स, अगर फ्रीक्वेंसी क्या रही आपकी लाइब्रेरी जाने की। अदरवाइज क्या हो रहा है कि नो अगर होता है तो फिर अगले प्रश्न का सवाल ही नहीं उठता, आप यहीं से वापस चले जाओ। ठीक है, अब जैसे आप मान लो कि एयरपोर्ट पे जाते हो, ठीक है, तो एयरपोर्ट पे आपको इंटरनेशनल फ्लाइट लेनी है।